हेलो एवरीबॉडी, मैं एस के पांडे, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, IS पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत से संबंधित जो इस वर्ष के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उस पे एक संक्षिप्त आज मैं चर्चा करूंगा। और जो चर्चा का जो विषय होगा वह होगा मराठा साम्राज्य से संबंधित। विशेषकर कुछ ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ी गई हैं जब मराठा साम्राज्य का उद्भव हुआ, और उस संदर्भ में शिवाजी की महत्वपूर्ण भूमिका को भी देखा जा सकता है। तो आज हम लोग इसी से संबंधित यहां पे चर्चा करने जा रहे हैं। और आप सबों से मैं यह उम्मीद भी लगा रखा हूं कि जो मैंने रिस्पांस देखा वह आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा है, और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग जो देखेंगे वह सबसे पहले इनके विषय में आप सब भी परिचित होंगे। शिवाजी, जो एक जन नेता के रूप में मध्यकालीन भारत में एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज के रूप में देखे गए हैं। अब शिवाजी से संबंधित आप सब भी बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन हमारा यहां जो बताने का जो पर्पस है वह हमारा पर्पस आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर है। ऐसे भी देखा जाए तो महाराष्ट्र यानी मराठा साम्राज्य का जो गठन हुआ उसके पीछे एक नहीं अनेक कारण भी रहे हैं, जिसमें एक तो सबसे पहले वहां की जो चर्चा की जाती है वह महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। तो जो मराठा साम्राज्य का जो उद्भव हुआ उस उद्भव में महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति भी महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार देखा जाए तो दूसरी जो महत्वपूर्ण जो मराठों के उद्भव में जिनकी विशेष भूमिका रही वह औरंगजेब की जो धार्मिक कट्टर जो नीति थी, वह भी एक कारण के रूप में देखा जा सकता है, जिसके कारण पश्चिमी भारत में मराठों की शक्ति में वृद्धि हुई। वहीं देखा जाए तो मराठों के उद्भव में महाराष्ट्र संतों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही, जिसमें कुछ प्रमुख संत जैसे ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास, तो इन सब के भी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन संतों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक प्रकार के धार्मिक आंदोलन चलाया। तो वहीं महाराष्ट्र में यानी उस क्षेत्र में मराठा साम्राज्य के उद्भव में राजनीतिक परिस्थितियों को भी देखा जा सकता है। विशेषकर अकबर के बाद जिस प्रकार से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत दक्षिण के क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वह कोशिश सफल नहीं हो पाई। उसके बहुत सारे कारण हैं। तो इन सारे घटनाओं ने भी मराठा साम्राज्य को उद्भव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। वहीं एक और जो तात्कालिक कारण के रूप में देखें तो उसमें शिवाजी की चमत्कारिक भूमिका को भी देखा जा सकता है, क्योंकि शिवाजी की एक जो पर्सनालिटीज थी और दूसरी इनकी जो चमत्कारिता जो थी, कुछ इन्होंने इस प्रकार से युद्ध भी लड़े जिसका अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन सब का भी योगदान देखा जाए जैसे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान
गांधी का जो उद्भव हुआ, उस उद्भव के पीछे भी तो बहुत सारे कारणों को देखा जाता है, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में उस समय भी शून्यता की स्थिति थी। जो भी राजनीतिक संगठन बने थे वह संगठन उतने मजबूत नहीं थे। तो उन सभी भूमिकाओं के कारण जैसे गांधी का उद्भव होता है और एक युग को ही गांधी युग के नाम से जाना जाता है, तो उस संदर्भ में अगर महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र साम्राज्य के उद्भव में भी शिवाजी की कुछ वैसी भूमिका रही है। अब दोनों को तुलना नहीं किया जा सकता है, इसलिए क्योंकि दोनों ही दो भिन्न परिस्थितियों की देन है, दो अलग अलग समय काल की घटनाओं से जुड़े हुए हैं। तो अब शिवाजी की क्या भूमिका रही? अब संक्षिप्त में अगर शिवाजी के विषय में देखा जाए तो शिवाजी के जन्म को लेकर थोड़े बहुत विवाद भी हैं। जैसे कुछ लोग 1630 ईस्वी मानते हैं, तो सामान्य तौर पर शिवाजी का जो जन्म यह माना जाता है कि शिवाजी का जन्म जो है वह 1627 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु 1680 ईस्वी में होती है। यह औसत माना जाए, क्योंकि इसको लेकर विवाद रहते हैं, तो उस पे यहाँ पे कभी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। इनकी जो माता थी वह जीजाबाई थी और इनके जो पिता थे वह शाहजी भोसले थे। तो माता जीजाबाई और पिता शाहजी भोसले के यह पुत्र जो थे शिवाजी, जिनके अगर हम लोग देखें वंशक्रम को थोड़ा, तो शिवाजी को देखा जा सकता है तो इनके माता जो हैं और पिता, माता इनकी जीजाबाई हैं और पिता इनके शाहजी भोसले हैं। शाहजी भोसले, अब यह भोसले वंश से संबंधित थे। ऐसे तो कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान, जब यानी जो उत्तर भारत अभियान और दक्षिण अभियान जब किया था अलाउद्दीन खिलजी, तो उत्तर भारत से ही इनके जो पूर्वज थे वह दक्षिण भारत में चले गए थे। तो खैर मैं बहुत ज़्यादा उस पर नहीं आऊँगा, क्योंकि हम लोग प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो इनकी जो माता थी जीजाबाई, वह आपको लखू जी जादव के पुत्री थी और लखू जी जादव जो देवगिरी के जादव वंश से संबंधित थे। इनके पिता शाहजी भोसले जो आपको अहमदनगर के निजाम शाही वंश से जुड़े हुए थे, यानी उनके यहाँ यह सेवारत थे। सबसे पहली बार मुगलों के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो जहांगीर के समय ही सबसे पहली बार मुगल सेना में मराठों को शामिल करने का काम किया गया था। यानी अगर पूछा जाए प्रश्न कि सबसे पहली बार मराठों को मुगलों के सानिध्य कब आए, तो वह जहांगीर के समय में आते हैं। अब आगे चलकर इनके शाहजी के दो पुत्र थे, एक शिवाजी और दूसरा जो थे वे संभाजी। संभाजी शिवाजी के भी पुत्र रहे हैं, लेकिन वो संभाजी द्वितीय हैं। यह जो संभाजी थे इनकी मृत्यु हो जाती है 1654 ईस्वी में ही, जो शिवाजी के बड़े भाई थे, और इनकी जो मृत्यु होती है वह अफजल खां के विश्वासघात के कारण इनके बड़े भाई की मृत्यु होती है। तो वह तो बहुत पहले की घटना है, यानी 1654 ईस्वी की घटना है। शिवाजी से संदर्भित देखा जाए तो इनके जो संरक्षक थे, वह शिवाजी को जो संरक्षक थे वह दादाजी कोंडदेव थे। दादाजी कोंडदेव यह इनके संरक्षक थे। और शिवाजी के जो गुरु थे वह उसी महाराष्ट्र संत के एक प्रमुख धार्मिक नेता जो रामदास, जो समर्थ गुरु रामदास थे, और इन्होंने एक पुस्तक की भी रचना की थी जो दासबोध। कभी कभी प्रश्न यहां से भी पूछ दिया जाता है, तो दासबोध यह रामदास की लिखी हुई पुस्तक है। अब शिवाजी के ऊपर जो विचारधारा के रूप में देखा जाए
तो इनकी माता का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, क्योंकि जो पौराणिक जो महाकाव्य से संबंधित जो कहानियां थी, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, यानी नैतिकता के संदर्भ में देखा जाए तो माता का बहुत बड़ा रोल रहा शिवाजी में नैतिकता भरने का। और साथ ही साथ इनके जो संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव, तो वहीं गुरु रामदास का भी प्रभाव इन पर पड़ता है। तो शिवाजी के अंतर्गत जो भी अगर व्यक्तित्व का निर्माण हुआ तो उस व्यक्तित्व के निर्माण में जीजाबाई, दादाजी कोंडदेव और गुरु रामदास का विशेष प्रभाव देखा जा सकता है। आगे चलकर शिवाजी का विवाह 1640 ईस्वी में साईबाई के साथ में होता है। ऐसे शिवाजी की दो पत्नी थी, एक आपको साईबाई और दूसरी थी सोयराबाई। तो शिवाजी के दोनों पत्नी को भी देख लें हम लोग। यह आपको साईबाई और दूसरी जो पत्नी है वह है सोयराबाई। क्योंकि आगे चलकर इन चीजों को आपको यानी रिकॉल करना होगा, याद करना होगा। तो यह जो साईबाई हैं, इसी साईबाई से जन्म किसका हो रहा है? तो जन्म होता है राजा राम, जिनके साथ उत्तराधिकार की लड़ाई भी हो रही है। और शिवाजी की जो दूसरी पत्नी थी, जब यह राज्य चेक करते हैं उस समय इनकी शादी होती है और वह थे संभाजी द्वितीय। तो यहां पे यानी संभाजी द्वितीय, संभाजी ही मैं मानकर चलूं, संभाजी। तो यह सोयराबाई से उत्पन्न आपको संभाजी थे। और इन दोनों से फिर आगे चलकर यहां पे देखें तो इसी राजा राम के पुत्र हैं कौन? शिवाजी द्वितीय। और संभाजी से उत्पन्न पुत्र कौन है? शाहू जी महाराज। तो इसे ध्यान में रखना है, क्योंकि पूरे मराठा इतिहास के क्रम में इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो यहां हम लोगों ने देखा कि जो शिवाजी हैं, अब शिवाजी का जन्म जो 1627 में हुआ, इनका जन्म जो होता है वह जन्म आपको यानी कहा जाता है कि रायगढ़ के किले में इनका जन्म होता है। और शिवाई देवी एक थी, उन्हीं के नाम पे इनका नाम शिवाजी रखा जाता है, यानी शिवाई देवी के नाम से ही इनका नाम शिवाजी होता है। आगे चलकर जो शिवाजी का जो जन्म हो रहा है वह जन्म आपको शिवनेरी के दुर्ग में। तो इनका जन्म जो हुआ वह जन्म आपको शिवनेरी के दुर्ग में, क्योंकि रायगढ़ किले में तो इन्होंने राज्याभिषेक किया था। शिवनेरी दुर्ग में इनका जन्म होता है, शिवनेरी का जो किला है। तो उस शिवनेरी किले में, शिवनेरी दुर्ग में शिवाजी का जन्म होता है। अब यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं, जो महत्वपूर्ण, जो ऐतिहासिक जो लड़ाइयाँ हैं और शिवाजी का जो इतिहास जो रहा है, तो शिवाजी आगे चलकर धीरे धीरे यानी शिवाजी ने जो प्रथम युद्ध जो किया, वह प्रथम युद्ध आपको बीजापुर के आदिल शाही राज्य के विरुद्ध करते हैं, क्योंकि उस समय दो राज्य थे दक्षिण में जो महत्वपूर्ण थे, एक था अहमदनगर और दूसरा था बीजापुर। अहमदनगर का निजाम शाही और बीजापुर के आदिल शाही। तो पहले इनके जो पिता थे वह पिता आपको अहमदनगर राज्य में ही सेवा किया करते थे, निजाम शाही राज्य से ही संबंधित थे। बाद में अहमदनगर राज्य को जब मिला लिया जाता है तो फिर वे बीजापुर की ओर से लड़ने लगते हैं। आगे चलकर बीजापुर के सुल्तान के द्वारा इनके पिता को कैद भी कर लिया जाता है। तो बहुत सारी वो कहानियां रही हैं। मुख्यतः हम लोग यहाँ पे शिवाजी से संबंधित देखते हैं। तो शिवाजी की जो यानी बीजापुर के आदिल शाही के विरुद्ध शिवाजी ने संघर्ष प्रारंभ किया। तो शिवाजी का जो प्रथम संघर्ष है वह प्रथम संघर्ष किसके खिलाफ हो रहा है? वह हो रहा है बीजापुर के आदिल शाही राजवंश के साथ में, यानी बीजापुर के साथ में अब इनकी लड़ाइयां प्रारंभ होती हैं। जो प्रभुत्व के लिए, जो अपने राज्य के लिए जो लड़ाइयां प्रारंभ हुई, क्योंकि यह बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। तो यहां से शिवाजी की लड़ाइयां प्रारंभ हुई और पहली लड़ाई जो लड़ी जाती है वह आपको 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ के किले के ऊपर शिवाजी के द्वारा अधिकार स्थापित होता है। और शिवाजी के द्वारा आपको 4 महत्वपूर्ण जो दक्षिण के जो किले थे उन किलों को शिवाजी ने सबसे पहली बार जीता। उस समय तक मुगल शासक का बहुत ज्यादा
प्रेशर आपको शिवाजी के ऊपर नहीं था। तो शिवाजी आगे चलकर जो ऐतिहासिक जो लड़ाइयां लड़ते हैं, उन लड़ाइयों को हम लोग देखते हैं कि वह लड़ाइयां कौन कौन सी है। तो सबसे पहले शिवाजी ने यानी बीजापुर के खिलाफ सबसे पहली बार इन्होंने संघर्ष किया, और जब संघर्ष किया तो सबसे पहले इन्होंने सिंहगढ़ के किले को जीता। दुर्ग बहुत आवश्यक थे उस समय। किला जो था वह किला सिर्फ समृद्धि ही नहीं बल्कि क्षेत्र विस्तार में भी सहायक होता था, क्योंकि यह पहाड़ी किला हुआ करता था और इन्हीं किलों के माध्यम से अपनी सुरक्षा और राज्य को विस्तार देने का काम किया जाता था। तो शिवाजी ने प्रारंभिक चरण में यह 4 किलों को यह जीतते हैं, जो सिंहगढ़ के किला जो 1643 ईस्वी में, जिसे आप देख सकते हैं यह पहाड़ी किला है। उसके बाद शिवाजी के द्वारा तोरण का किला जीता जाता है 1647 ईस्वी में। अभी भी इनके शक्ति को किसी ने नहीं रोका और शिवाजी धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं, अपने शक्ति का विस्तार करते चले जाते हैं। आगे चलकर शिवाजी ने पुरंदर का किला को जीत लिया 1654 ईस्वी में। तब भी यानी दक्षिण के शासकों के नजर में तो यह खटकने लगे थे, लेकिन अब उनके प्रभाव से शिवाजी बाहर निकल चुके थे। उधर मुगल भी नजर बैठाए गड़ाए हुए थे। इधर आप देख रहे हैं तो आगे चलकर शिवाजी के द्वारा अगले ही वर्ष 1656 में जुनार के किले को जीत लिया जाता है। अब यह जो किला था 1656 में जिसको शिवाजी ने जीता, इस किले से शिवाजी को प्रचुर मात्रा में धन संसाधन भी प्राप्त हुए। यानी इस किले पर अधिकार करते ही शिवाजी की समृद्धि और उनकी जो राज्य विस्तार की जो लालसा थी वह दोनों ही बढ़ती है। अब आगे चलकर 1657 ईस्वी का जो काल है, इस वर्ष सबसे पहली बार शिवाजी का मुगलों से संघर्ष होता है। अब शिवाजी को रोकने के लिए मुगल जो हैं, यानी यह 1657 का जो वर्ष है वह मराठा इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार शिवाजी का जो मुकाबला हुआ वह किनके साथ हुआ? तो वह मुगलों के साथ में होता है 1657 में। क्योंकि अब शिवाजी की शक्ति में वृद्धि हुई, क्षेत्र विस्तार इन्होंने किया, और एक प्रकार से दक्षिण में देखा जाए तो दक्षिण में अब इन्हें कोई रोकने वाला शासक नहीं रह गया था। इधर आप तब तक देख रहे हैं कि इधर उत्तराधिकार का संघर्ष भी चल रहा है, यानी पृष्ठभूमि बनने लगी थी। शाहजहां का शासनकाल है और शाहजहां के 4 पुत्र, चारों पुत्र में आप देखें तो उस समय दक्षिण में औरंगजेब की नियुक्ति थी। उधर दिल्ली में सबसे ज्यादा करीबी अगर कोई था शाहजहां का तो वह था दारा। शाहजहां ने अपने जीवन काल में ही अपने चारों पुत्रों को उसने किसी प्रकार से कमी नहीं किया था, बल्कि देखा जाए तो वह चारों पुत्रों को उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम उसने दे रखा था, जिसमें उत्तर में दारा तो दक्षिण में औरंगजेब। इधर आप देखें पूर्व में तो सूजा और पश्चिम में मुराद। तो इस प्रकार से औरंगजेब ने अपने जीवन काल में ही अपने चारों पुत्र को चारों क्षेत्र में सूबेदार के रूप में, वहां के शासक के रूप में उनकी नियुक्ति कर दिया था। लेकिन उसके पुत्र जो थे, सबसे बड़ी समस्या यह थी कि सबसे अगर कोई महत्वाकांक्षी था तो वह था औरंगजेब, और सबसे ज्यादा अगर कोई लोकप्रिय था तो वह था दारा, जो पिता के भी करीब था। अब औरंगजेब के साथ समस्या यह थी कि उत्तराधिकार का जो नियम था, जो सबसे बड़े पुत्र को दिया जाता था, उसमें यह फिट नहीं बैठ रहा था, महत्वाकांक्षी भी था। तो इस समय शिवाजी अपना निरंतर विस्तार करते चले जा रहे हैं, और शिवाजी के द्वारा जब ये सारी चीजें जीत ली जाती हैं, अपने शक्ति में वृद्धि कर ली जाती है, उसी समय 1657 का जो वर्ष है वह मराठों के इतिहास में सबसे निर्णायक वर्ष माना जाता है, क्योंकि इस समय ही शिवाजी और मुगलों के बीच मुकाबला होता है, यानी औरंगजेब के साथ में। लेकिन औरंगजेब इधर रुक नहीं पाता है, क्योंकि इधर शाहजहां बीमार होने लगता है। उत्तराधिकार का जो युद्ध है उसकी शुरुआत होने लगती है।
अब इसी समय औरंगजेब दक्षिण छोड़कर चला जाता है उत्तर। अब उत्तर गया तो इधर देखें तो औरंगजेब के उत्तर जाते ही बीजापुर जो है, जो आदिल शाही शासक यहां पे था, इसका एक बहुत बड़ा जो सेनापति कह लें, प्रधानमंत्री कह लें, वह था अफजल खां। तो अब अफजल खां को मौका मिलता है दक्षिण में अपनी शक्ति को विस्तार देने के लिए, क्योंकि औरंगजेब दक्षिण से उत्तर की ओर चला गया उस उत्तराधिकार की लड़ाई के लिए। अब दक्षिण में राजनीतिक शून्यता, लेकिन वह शून्यता कैसे भरी जाएगी जब तक कि शिवाजी की शक्ति को रोका नहीं जाएगा। और शिवाजी को शक्ति को रोकना बीजापुर के बस की बात नहीं थी, आदिल शाह अफजल खां के बस की बात नहीं थी। इसी समय देखा जाए तो औरंगजेब यानी वापस चला गया, उधर अफजल खां शिवाजी को रोकना चाहता है, इधर शिवाजी को वह कैद करना चाहता है, लेकिन शिवाजी कैद नहीं हो पाते हैं। ठीक इसी समय अफजल खां ने अपने एक दूत कृष्णजी भास्कर, जो इसका दूत थे, कृष्णजी भास्कर बहुत महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के लिए। तो कृष्णजी भास्कर को अफजल खां भेजता है शिवाजी के पास में, इसका यह दूत थे, क्योंकि अब यह शिवाजी के साथ विश्वासघात करना चाहता था और उस विश्वासघात में शिवाजी को वह मात देना चाहता था, क्योंकि वह प्रत्यक्ष लड़ाई में शिवाजी से जीत नहीं सकता था। अब यह शिवाजी से मिलने की योजना बनाता है अफजल खां और इसके लिए अपने दूत कृष्णजी भास्कर को वह भेजता है। तो हम लोग देखें नेक्स्ट स्लाइड में कि किस प्रकार से यहाँ पे यह जो अफजल खां है, वह अफजल खां ने शिवाजी को भेजा। यानी शिवाजी और अफजल खां के बीच में यह जो लड़ाइयाँ हुई वह होता है 1659 ईस्वी में, बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसने जो दूत अपना भेजा, कौन सा? कृष्णजी भास्कर। कृष्णजी भास्कर को अपना दूत बनाकर भेजता है शिवाजी के पास में, लेकिन शिवाजी के गुप्तचरों के द्वारा शिवाजी को इसकी जानकारी हो जाती है कि अफजल खां मिलना नहीं चाहता है, बल्कि वह मुझे हत्या करना चाहता है। ठीक इसी समय शिवाजी भी बोले कि ठीक है, मिलेंगे। बात हुई कि दोनों लोग निहत्थे मिलेंगे और दोनों के द्वारा जगह का चुनाव किया गया। इसी समय शिवाजी ने अपनी पूरी, क्योंकि इन्हें उससे जो गुप्तचर थे उनसे यह जानकारी मिल चुकी थी कि वह अफजल खां शिवाजी की हत्या करना चाहता है, तो शिवाजी ने अपने दो अंगरक्षक जीवमहल और शंभूजी कावजी के नेतृत्व में, यानी जीवमहल और शंभूजी कावजी, यह शिवाजी के दो अंगरक्षक थे। इन दोनों अंगरक्षकों को शिवाजी ने लगा रखा अपने पास में। शिवाजी ने अंदर से अपने जो यानी होता है सुरक्षा के लिए, तो कवच उन्होंने पहन रखा था। जब अफजल खां आता है शिवाजी से मिलने के लिए, तो वह शिवाजी को बोलता है कि आओ गले लगते हैं पहले, क्योंकि उसकी योजना थी कि जैसे ही शिवाजी गले लगे उसी समय वह शिवाजी की हत्या कर डाले। लेकिन शिवाजी ने अंदर कवच डाल रखा था। जैसे ही अफजल खां शिवाजी से मिलता है, शिवाजी ने उसकी हत्या अपने बगनखा और जो यानी क्या कहा जाए उसे, तो अपनी बगनखा से और अपने चाकू से शिवाजी के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। और जैसे ही अफजल खां की हत्या होती है 1659 में, अब शिवाजी की जो लोक प्रसिद्धि है मराठों के बीच में और दक्कन के क्षेत्र में, वह और ज्यादा इनकी महत्वपूर्ण में वृद्धि होती है। उसके बाद हम लोग आगे चलकर देखते हैं, तो आगे चलकर शिवाजी की जो हत्या इन्होंने किया बगनखा से और कटार से, शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर डाली।
उसके बाद आप देखते हैं तो अब शिवाजी के जो द्वारा जो ऐतिहासिक एक और लड़ाइयां लड़ी जाती है, यानी यह सब डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 1659 जो उन्होंने अफजल खां की हत्या की। उसके बाद आप देखें तो अब शिवाजी के साथ में जो संघर्ष होता है वह होता है शाइस्ता खां। यह शाइस्ता खां आपको, क्योंकि यह मुगल सूबेदार था जिसे दक्षिण में भेजा जाता है, और यह घटना है 1663 ईस्वी की। ठीक है, तो यह घटना शिवाजी और अफजल खां के बीच की जो घटना है वह 1663 ईस्वी की घटना है, 1663। अब इस समय औरंगजेब सत्ता पर बैठ चुका था 1658 में ही। अब औरंगजेब शिवाजी की इस बढ़ती हुई शक्ति को रोकना चाहा, और इसके लिए इसने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा। शाइस्ता खां जब आए तो उस समय शिवाजी के बहुत सारे दुर्ग, बहुत सारे जो किले थे, उन किलों पर इसने अधिकार भी स्थापित कर लिया। यह वही शाइस्ता खां है जो पहले आपको बंगाल में सूबेदार के पद पर स्थापित था। अब इसने शिवाजी के बहुत सारे किले को भी जीता। अब शिवाजी कि जब इसने बहुत सारे किले को जीता, क्योंकि मुगलों की ओर से यह लड़ रहा था, औरंगजेब उस समय सत्ता पर स्थापित हो चुका था, और स्थापित ही नहीं बल्कि एक मजबूती के साथ वह सत्ता पर बैठ चुका था। उत्तराधिकार की जो लड़ाइयां थी वह समाप्त भी हो चुका था। अब उसे चुनौती देने वाला कोई था नहीं। अब वह दक्षिण में अपना विस्तार करना चाहता था, तो इसने शाइस्ता खां को भेजा। शाइस्ता खां ने बहुत सारे किले को भी जीते, शिवाजी के लिए बहुत परेशानी खड़ा कर दिया। ठीक इसी समय शिवाजी अचानक रात्रि में शाइस्ता खां के महल के ऊपर, जहां पे शाइस्ता खां रुका हुआ था, शिवाजी के द्वारा अटैक कर दिया जाता है। अब इसमें यह कहा जाता है कि शिवाजी भेष बदलकर एक बाराती के रूप में इसके महल के तरफ से प्रवेश कर रहे थे, और महल से कुछ ही दूरी पर उन्होंने अपना पड़ाव डाल रखा था। और अचानक रात्रि में शिवाजी के द्वारा शाइस्ता खां के ऊपर हमला कर दिया जाता है, जिसमें शाइस्ता खां की एक उंगली भी कट जाती है, और शाइस्ता खां जान बचाकर वहां से भागता है। लेकिन इस हमले में शाइस्ता खां का जो पुत्र था फतेह खां, इस फतेह खां की मृत्यु हो जाती है। तो शाइस्ता खां के पुत्र शाइस्ता खां तो बच निकला, लेकिन फतेह खां की मृत्यु हो गई। अब यह जो युद्ध था 1663 ईस्वी का, इसने शिवाजी के शक्ति में और वृद्धि की। इतना ही नहीं, अब दक्कन में मुगलों की प्रतिष्ठा में जो वृद्धि हुई थी शाइस्ता खां के समय में, लेकिन शाइस्ता खां के ऊपर हमला करते ही शिवाजी के शक्ति में और वृद्धि होती है, और शिवाजी लोकप्रिय नेता के रूप में, जन नेता के रूप में अब शिवाजी की पहचान स्थापित होती है, और शिवाजी ने फिर से मुगलों को परेशान करना प्रारंभ किया, और दक्षिण में अपनी मजबूती के साथ शिवाजी खड़े होते हैं। आगे चलकर देखें तो शिवाजी के द्वारा एक महत्वपूर्ण और लड़ाई होती है जस्ट इस आक्रमण के बाद ही, और वह है वर्ष 1664 का, जिसमें सूरत की लूट शिवाजी के द्वारा की जाती है। सूरत की लूट, और यह जो सूरत की लूट है, इसमें शिवाजी को अपार धन की प्राप्ति होती है, और कहा यह जाता है कि तकरीबन 1 करोड़ रुपए इस लूट में शिवाजी को प्राप्त हुए। यानी जितनी भी आर्थिक जो नुकसान हुए, उस सब की भरपाई इस सूरत ने कर दिया। अब यानी शिवाजी का जो अटैक है वह उत्तर की ओर बढ़ता हुआ आ रहा है। ठीक इसी समय अब शिवाजी की शक्ति को देखते हुए, इनकी लोकप्रियता को देखते हुए औरंगजेब और परेशान होता है, और वापस शाइस्ता खां को बुलाता है। और बुलाने के बाद अब औरंगजेब ने एक चाल चली, और इसको लगा कि जिस प्रकार से शिवाजी अपने आप को हिंदू धर्मोधारक की जो इन्होंने उपाधि ले रखी थी,
हिंदुओं की रक्षा की, गौ की रक्षा की, ब्राह्मणों की रक्षा की। तो इसके लिए अब इसे यह लगा कि शिवाजी को समाप्त करने के लिए अब उसने एक चाल चला और उसने जय सिंह को, जो एक क्षत्रिय थे, उनको दक्षिण का सूबेदार बनाकर सारे अधिकारों के साथ में वह जय सिंह को दक्षिण भेजता है शिवाजी के अभियान को रोकने के लिए और इन्हें परास्त करने के लिए। अब आगे चलकर जय सिंह आते हैं। जय सिंह आए, जय सिंह ने शिवाजी के ऊपर निरंतर अटैक किया और बहुत सारे जो किले थे उनमें से बहुत सारे किले को जय सिंह ने जीत भी लिया। और कहा जाता है कि शिवाजी के पास उस समय तकरीबन 35 किले थे जो शिवाजी के नियंत्रण में थे। उन 35 किलों में से 23 किले शिवाजी मुगलों को दे भी देते हैं, क्योंकि एक ऐतिहासिक लड़ाई होती है और वह लड़ाई 1665 में लड़ी जाती है, जिसमें शिवाजी की हार होती है। लेकिन हार होने के बावजूद भी जय सिंह शिवाजी के साथ में सम्मानजनक संधि करता है, जिसे पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में होती है। और इस पुरंदर के संधि में शिवाजी के हारने के बावजूद भी जय सिंह संधि करता है और इसमें शिवाजी के पास जो 35 किले थे उसमें से 23 किले शिवाजी ने मुगलों को सौंप दिया। इतना ही नहीं, इस संधि में शिवाजी के जो पुत्र संभाजी थे उन्हें 5000 का मनसबदारी भी आपको प्रदान किया गया, जो मुगलों की ओर से, औरंगजेब की ओर से। तो यह जो ऐतिहासिक जो संधि हुई वह संधि आपको पुरंदर की संधि जो जय सिंह और शिवाजी के बीच में होती है, जो 11 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच में, जिसमें शिवाजी के द्वारा जो 35 किले थे उन 35 किलों में से 23 किले उन्होंने मुगलों को दिया और अपने पुत्र संभाजी को मुगलों की सेवा में भेजा। और उसके बदले में मुगलों की ओर से, यानी औरंगजेब की ओर से, शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 की मनसबदारी प्रदान की गई। लेकिन आगे चलकर शिवाजी भी आगरा के उस दरबार में आते हैं जय सिंह के निमंत्रित करने पर। और 1666 ईस्वी में शिवाजी आगरा के उस दरबार में आते हैं, वर्ष 1666 में। तो यह शिवाजी यानी औरंगजेब के आगरा दरबार में पहुंचते हैं। जब शिवाजी इस दरबार में पहुंचते हैं तो उनके साथ शिवाजी को यह लगा कि मैं भी एक राजा, औरंगजेब भी एक राजा, तो बराबरी के रूप में वह मुझे बैठाएगा, इज्जत देगा। लेकिन शिवाजी को उन मनसबदारों की, जो 5000 के मनसबदारों की जो श्रेणी थी, उस श्रेणी में इन्हें स्थान दिया गया, जिसको लेकर शिवाजी के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। शिवाजी को वहीं औरंगजेब के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह घटना वर्ष 1666 की है और शिवाजी को गिरफ्तार करके इन्हें जयपुर महल में रखा जाता है, आगरा में जयपुर महल। इसी जयपुर महल में शिवाजी को आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आगे चलकर इसमें एक नाटकीय अंदाज में वहां से शिवाजी भागने में सफल होते हैं और हीरोजी फरदंज, जो शिवाजी के ही एक हमशक्ल थे, हीरोजी फरदंज, यह शिवाजी के ही हमशक्ल थे। शिवाजी जब बीमार होते हैं तो हीरोजी फरदंज को शिवाजी के बेड पर लिटाया जाता है और शिवाजी के विषय में कहा जाता है, कुछ लोगों ने यह बतलाया कि वह फल की टोकरी में बैठकर वहां से भागे, कुछ लोगों ने बतलाया कि मिठाई की टोकरी में बैठकर शिवाजी वहां से भाग जाते हैं। यहां पे यह भी माना गया कि शिवाजी को वहां से भगाने में जय सिंह की बहुत बड़ी भूमिका भी थी, जिसको लेकर आगे चलकर औरंगजेब जय सिंह से खफा भी रहता है। तो चाहे जो भी हो, शिवाजी वहां से उस कैद खाने से निकलकर बच भागते हैं और उसके बाद वापस आने के बाद इन्होंने फिर से निरंतर मुगलों के साथ कंटिन्यू संघर्ष जारी रखा और बहुत सारे किलों पर इन्होंने अधिकार भी स्थापित कर लिया। तो यहां हम लोग जो देखते हैं, अब आगे चलकर शिवाजी जब वापस आते हैं तो 1668 ईस्वी की बात है कि वर्ष 1668 ईस्वी में फिर से औरंगजेब शिवाजी के साथ एक संधि करता है और इस संधि में यह कहा जाता है कि उस समय, यानी अब इस संधि के बाद जो 1665 में जो भेजा गया था
जय सिंह को। तो उसके बाद औरंगजेब जय सिंह को वापस बुला लेता है, क्योंकि शिवाजी वहां से भागे थे और उनके ऊपर आपको आरोप लगाया जाता है। तो फिर से औरंगजेब के पुत्र जो मुअज्जम था, वह मुअज्जम आपको उस समय दक्कन का सूबेदार था, मुअज्जम। और इस मुअज्जम के द्वारा ही शिवाजी और औरंगजेब के बीच में, जिसमें शिवाजी के कहने से ही मुअज्जम औरंगजेब के पास प्रस्ताव भेजता है और शिवाजी और औरंगजेब के बीच में एक संधि होती है, जिसमें औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को एक उपाधि दी जाती है। कौन सी? राजा की उपाधि। और इसके साथ ही साथ 1668 ईस्वी में शिवाजी को दक्कन के क्षेत्र से चौथ वसूल करने की भी अनुमति प्रदान की गई औरंगजेब के द्वारा, जिसमें दक्कन के राज्य यानी बीजापुर और गोलकुंडा, क्योंकि अहमदनगर को तो मिला लिया गया था मुगल साम्राज्य में, तो दक्कन के क्षेत्र यानी बीजापुर और गोलकुंडा से जो चौथ की जो प्राप्ति थी, बीजापुर और गोलकुंडा, तो यहां देखा जाए तो बीजापुर और गोलकुंडा से चौथ की प्राप्ति, चौथ एक प्रकार की राजस्व की वसूली थी, राजस्व वसूली, जो कितना लिया जाता था? 25%, 25% कुल राजस्व की, जो कुल आय हुआ करता था राज्य की। यह क्यों लेते थे? तो यह लिया जाता था कि मैं तुम्हारे राज्य पर आक्रमण नहीं करूंगा अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में। और जो क्षेत्र मराठे साम्राज्य में सम्मिलित होते थे, उनसे लिया जाता था क्या? एक और टैक्स लिया जाता था, जो सरदेशमुखी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न यहां से पूछे हुए है चौथ और सरदेशमुखी। तो चौथ पड़ोसी क्षेत्रों से वसूला जाने वाला एक कर था, और सरदेशमुखी जो साम्राज्य में जो क्षेत्र मिले होते थे, उन क्षेत्रों से 10% सरदेशमुखी वसूल की जाती थी प्रधान होने के नाते। तो यह दो प्रकार का कर था, जो चौथ और सरदेशमुखी के रूप में हम लोग देखते हैं। इस पे हम लोग आगे डिटेल्स पूरा चर्चा करेंगे कि चौथ क्या है और सरदेशमुखी क्या है। तो इस प्रकार से यहाँ पे यह चौथ की जो वसूली का जो अधिकार है, वह 1668 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा दिया जाता है, और साथ ही साथ इसी वर्ष शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा की उपाधि भी दी जाती है। तो यह महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं थीं। इसके साथ ही साथ हम लोग देखें तो आगे चलकर वर्ष 1674 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया जाता है, और यह जो राज्याभिषेक होता है वह रायगढ़ के किले में शिवाजी ने पुणे में अपना राज्याभिषेक करवाया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण किला था, शिवाजी के द्वारा निर्मित था, जिसमें काशी के विद्वान जो हैं ब्राह्मण गंगा भट्ट बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा भट्ट को शिवाजी ने बुलवाया, और शिवाजी ने बुलवाकर इन्हीं गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाएं, जिसमें यह कहा जाता है कि उस समय तकरीबन 11,000 ब्राह्मणों को बुलाया गया था, जिसमें 11,000 ब्राह्मण परिवार जो थे वे तकरीबन 50,000 ब्राह्मणों के साथ उपस्थित थे, और 2 से 3 महीने तक उस राज दरबार में रहे थे, जो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। इस समय राज्याभिषेक के समय शिवाजी का तुलादान भी होता है। और एक महत्वपूर्ण जो घटना है, हेनरी ऑक्साइड्स, यहां पे एक ब्रिटिश जो हमेशा पूछा जाता है, तो हेनरी ऑक्साइड्स नामक एक ब्रिटिश भी इस समय उपस्थित था। हेनरी ऑक्साइड्स नामक ब्रिटिश शिवाजी के इस राज्याभिषेक के समय में उपस्थित था, जो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था, जिसमें तुलादान भी हुआ था। इसी राज्याभिषेक के समय में शिवाजी के द्वारा देखा जाए तो सोयराबाई जो हैं, जो शिवाजी की पत्नी, तो यहाँ पे दूसरी बार शिवाजी के द्वारा शादी किया जा रहा है सोयराबाई से यहाँ पे दोबारा विवाह किया जाता है, और सोयराबाई को राजमहिषी घोषित किया जाता है। यह वही सोयराबाई हैं जो राजा राम की माता थी, जो शिवाजी के पुत्र राजा राम। अब 1674 ईस्वी में होता क्या है कि जिस वर्ष शिवाजी का राज्याभिषेक होता है, उसी वर्ष शिवाजी की माता का भी देहांत हो जाता है। माता का देहांत। अब जब माता का देहांत होता है तो शिवाजी इसे अशुभ मानते हैं, अपशकुन मानते हैं। शिवाजी को लगता है कि राज्याभिषेक जो हुआ, कुछ ना कुछ इसमें कमियां रह गई,
इसलिए दोबारा शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया और वह राज्याभिषेक फिर होता है सितंबर 1674 को। तो शिवाजी ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया, फिर सितंबर 1674 को शिवाजी का दोबारा राज्याभिषेक होता है। लेकिन यह जो राज्याभिषेक होता है, क्योंकि पहला जो राज्याभिषेक हुआ था वह आपको जून 1674 में हुआ था, तो जून 1674 के बाद सितंबर 1674 में शिवाजी ने दोबारा राज्याभिषेक करवाया। और इस राज्याभिषेक में किसी पंडित को नहीं बुलाया गया, बल्कि यह जो राज्याभिषेक है वह शिवाजी के द्वारा तांत्रिक तरीके से करवाया जाता है। और इस समय जो राज्याभिषेक करने का काम किया था वह निश्चलपुरी गोसाई नामक एक तांत्रिक के द्वारा राज्याभिषेक किया गया था। निश्चलपुरी गोसाई यह एक तांत्रिक था जिसके द्वारा शिवाजी का राज्याभिषेक दोबारा सितंबर 1674 ईस्वी में किया गया। शिवाजी का जो अंतिम जो सैनिक अभियान है वह अंतिम सैनिक अभियान कर्नाटक अभियान था। प्रश्न यहां से भी पूछता है, अंतिम सैन्य अभियान शिवाजी का वह आपको कर्नाटक का अभियान है, जिसमेम जिंजी के सिद्दियों को शिवाजी के द्वारा पराजित किया जाता है। और यह जो अभियान होता है यह आपको 1678 ईस्वी में होता है। यह शिवाजी का अंतिम सैनिक अभियान है, जिसमें जिंजी के सिद्दियों को शिवाजी ने पराजित किया, जो पूरे जीवन काल में उन्होंने जिंजी के सिद्दियों को पराजित नहीं कर पाए थे। लेकिन ठीक इसी समय शिवाजी का जो पुत्र है संभाजी, वह संभाजी शिवाजी से दूरी बना लेता है और वह जाकर मुगलों की शिविर में चला जाता है, जो आगे चलकर फिर संभाजी को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। फिर संभाजी के द्वारा अकबर को यानी अकबर द्वितीय को संरक्षण दिए जाने के कारण उन्हें जेल में भी बंद रखा जाता है और फिर उनकी मुगलों के द्वारा हत्या करवा दी जाती है। तो इससे शिवाजी बहुत दुखी होते हैं अपने पुत्र की उस घटनाओं को लेकर, जिसके परिणाम स्वरूप शिवाजी गंभीर रूप से बीमार होते हैं और उसी बीमारी में शिवाजी की जो मृत्यु है वह 1680 ईस्वी में इस वीर पुरुष की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने शिवाजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को देखा और आप ध्यान रखें कि इस वर्ष यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए इसे अच्छे से याद रखेंगे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लोगों को फॉरवर्ड भी करें, लोगों तक पहुँचाएं भी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।